Hi everyone. Let's today discuss about autism spectrum disorder, which is one of the childhood psychiatric disorder, and let's discuss about its introduction. So, autism spectrum disorder or ASD includes several conditions. कई ऐसे कंडीशंस इसके अंदर आते हैं. एक तो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, दूसरा परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड और आस्पर्जर्स सिंड्रोम. तो इन सबको DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 वो क्लासिफिकेशन है. तो उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाउ ऑल आर कॉल्ड टुगेदर एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, आस्पर्जर सिंड्रोम, ये सब को मिला के DSM-5 के अकॉर्डिंग इन्हें ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है. तो आप देखते हैं इसकी डेफिनेशन. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD इज़ ए डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी. डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन. जो बच्चे के कम्युनिकेशन में और सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम्स होगा और एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी ये है. सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है. सही से डेवलप नहीं होता है उनके सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. So this is the definition. So autism spectrum disorder is a developmental disability causing problems in social interaction and communication. तो अब देखते हैं इसके ईटियोलॉजी क्या क्या है. ईटियोलॉजी में आता है फर्स्ट वन जेनेटिक फैक्टर्स. जेनेटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नेक्स्ट वन बायोकेमिकल फैक्टर्स. बायोकेमिकल फैक्टर्स सच एज एन एलिवेटेड सेरोटोनिन. सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके लेवल्स बढ़ने की वजह से भी ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने का चांसेस है. और कुछ अदर फैक्टर्स है जैसे पेरेंटल रिजेक्शन. पेरेंट्स के द्वारा रिजेक्शन होते हैं. उनकी जो लव एंड अफेक्शन जब नहीं मिल पाते हैं, और या फैमिली स्ट्रेस या स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन द फैमिली, ब्रोकन फैमिली, फैमिली डिस्प्यूट्स, लैक ऑफ रियल पेरेंट्स, ये सब एक फैक्टर है. और फॉल्टी कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन पैटर्न उनकी फैमिली में पेरेंट्स के बीच में और पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन पैटर्न्स अगर सही नहीं हैं तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है. कुछ और फैक्टर्स भी है जैसे मेडिकल कंडीशंस सच एज एंसेफेलाइटिस, ब्रेन के इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजस, द लेयर्स दैट कवर द ब्रेन, और रूबेला, कंजेनाइटल रूबेला, न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मैलिटीज़ एंड क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी. क्रोमोसोम के अबनॉर्मैलिटी, नर्वस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के अबनॉर्मैलिटी, और रूबेला के इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ये सब कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशन है जिसके वजह से ASD हो सकता है. और चिल्ड्रन बोर्न टू ओल्डर पेरेंट्स, जो ओल्डर पेरेंट्स जो 45 50 वगैरह होते हैं, तो ऐसे एज में अगर उनके लिए उनके चाइल्ड होते हैं तो उसमें उस कंडीशन में ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने का चांसेस है. तो जेनेटिक फैक्टर्स है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर. बायोकेमिकल फैक्टर है पेरेंटल रिजेक्शन, फैमिली स्ट्रेस, ब्रोकन फैमिली, फॉल्टी कम्युनिकेशन पैटर्न, और मेडिकल कंडीशन जिसमें एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, कंजेनिटल रूबेला, न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मैलिटीज़, क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. और व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न टू ओल्डर पेरेंट्स. तो सिम्टम्स है, सिम्टम्स ऑफ ASD बिगिन्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड. इनके सिम्टम्स हैं वो अर्ली चाइल्डहुड से ही देखने को मिल सकता है. एंड इट लास्ट थ्रू आउट द पर्सनस लाइफ. तो पूरे उसकी ज़िंदगी भर ये सिम्टम्स रहते भी हैं. ओके, सो सिम्टम्स ऑफ ASD बिगिन्स इन द अर्ली चाइल्डहुड एंड थ्रू आउट लाइफ रहते भी है. एंड उसके सिम्टम्स में आता है इम्पेयरमेंट इन लैंग्वेज. लैंग्वेज में इम्पेयरमेंट और कम्युनिकेशन में इम्पेयरमेंट, सोशल इंटरेक्शन में इम्पेयरमेंट, एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स दिखाएंगे और अबनॉर्मल बिहेवियर्स दिखाएंगे, और इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. वो दूसरों के जो फीलिंग्स हैं वो समझ नहीं पाएगा.
सो लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होंगे, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम्स होगा, ये सब होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, सोशल विड्रॉवल होगा। कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी देखने को मिल सकता है, अबनॉर्मल बिहेवियर भी दिखेगा, और वो दूसरे के जो फीलिंग्स है वो समझ नहीं पाएगा। नॉन रेस्पॉन्सिवनेस टू अदर्स, बाकी दूसरे के जो कमेंट्स होगा, इंस्ट्रक्शंस होगा, ऑर्डर्स होगा, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। सो नॉन रेस्पॉन्सिवनेस टू अदर्स। और सोशल आइसोलेशन होगा, सोशल विड्रॉवल, सोशल आइसोलेशन। डिसलाइक बीइंग किस्ड और टच्ड, उन्हें कोई दूसरा टच करते हैं या किस करते हैं तो वो उन्हें पसंद नहीं होगा। लैक ऑफ आई टू आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट नहीं है मेंटेन कर पाएंगे। और फेलियर टू प्ले विथ पीयर्स, उनके फ्रेंड्स के साथ, उन्हीं एज ग्रुप के बच्चों के साथ वो खेलने वगैरह नहीं जाएंगे। एंड अनेबल टू मेक फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नहीं बना पाएगा। इंटरेस्टेड इन पीपल, लोगों में वो इंटरेस्टेड है, फ्रेंड्स को वो पसंद करते हैं, बट डू नॉट नो हाउ टू टॉक, प्ले और रिलेट टू दम, है कैसे वो बात करें, कैसे उनके साथ खेलें और कैसे उनसे रिलेशन बनाएं, वो ये सब नहीं जानते हैं। तो डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, जल्दी से वो अपने जो अटेंशन है वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होगा, ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। पुअर ग्रामर एंड लैंग्वेज, उनके ग्रामर है वो पुअर होंगे और लैंग्वेज भी पुअर होगा। एकोलालिया, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होंगे। एंड इनएबिलिटी टू नेम ऑब्जेक्ट्स, कोई ऑब्जेक्ट्स का नाम है वो सब नेम याद नहीं कर पाएंगे और बोल नहीं पाएंगे। एंड ट्रबल इन अडाप्टिंग व्हेन द रूटीन चेंजेस, जब वो उनकी जो रूटीन एक्टिविटीज़ है उसमें थोड़ा सा भी चेंज होगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और उनको दिक्कत हो जाएगा। ओके। एंड लूजिंग स्किल्स वन दैट दे वॉन्ट्स हैड, तो जो स्किल्स उनको पहले था वो स्किल्स धीरे धीरे एक एक स्किल वो मिस कर देगा, नहीं कर पाएगा। ओके। तो सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, बहुत जल्दी गुस्सा आना। और टेम्पर टैंट्रम, बहुत जिद करना। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, खुद को नुकसान पहुंचाना। और कुछ स्टीरियोटाइप्ड बॉडी मूवमेंट्स, कुछ बार बार करने वाले कुछ ऐसा मूवमेंट, जैसे हेड बैंगिंग, सर को कहीं पे पटकना, हेड बैंग करना, और स्क्रैचिंग करना, एंड बाइटिंग करना, या हेयर पुलिंग करना, ये सब कुछ स्टीरियोटाइप्ड बॉडी मूवमेंट्स है, वो भी देखने को मिल सकता है। सो मॉडरेट टू प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट से लेके वेरी सीवियर लेवल तक की मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी इनमें देखने को मिल सकता है, इन ऐसे बच्चों में। तो ये सब था उसके सिम्टम्स, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, ये सब इम्पेयर्ड होगा। कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स होगा, अबनॉर्मल बिहेवियर होगा, दूसरे के फीलिंग्स है समझ नहीं पाएंगे। नॉन रेस्पॉन्सिवनेस टू अदर्स, सोशल आइसोलेशन, कोई टच करना या किस करना वगैरह वो पसंद नहीं करेंगे। आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाएंगे। पीयर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं जा पाएंगे, और उनके साथ दे अनेबल टू मेक फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप नहीं मेंटेन कर पाएगा। वो इंटरेस्टेड है बट उन्हें कैसे बात करना है, कैसे खेलना है, ये सब नहीं पता है उन्हें। और कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रैक्टेबल बहुत होंगे, ग्रामर और लैंग्वेज पुअर होगा, और इनकी एकोलालिया होंगे, और इनएबिलिटी टू नेम ऑब्जेक्ट्स, ट्रबल इन अडाप्टिंग व्हेन द रूटीन चेंजेस, रूटीन चेंज होगा वो डिस्टर्ब होगा, और लूजिंग स्किल्स वंस दे हैड, एंड कुछ जो स्किल्स है जो वो पहले कर सकते थे अब नहीं कर पाएंगे। सो सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, टेम्पर टैंट्रम्स होगा, और जिद करेंगे। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर होंगे, कुछ हेड बैंगिंग, क्रैचिंग, बाइटिंग, हेयर पुलिंग वगैरह भी देखने को मिल सकता है, ऐसे मूवमेंट्स भी। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होगा, मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट से लेके सीवियर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है। अब डायग्नोसिस, इसके लिए कोई मेडिकल टेस्ट, नो मेडिकल टेस्ट अवेलेबल, तो इसके डायग्नोसिस के लिए थेरापिस्ट में या द साइकेट्रिस्ट में लुक फॉर देयर बिहेवियर, ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर। सो बिहेवियर को ऑब्जर्व करके ही ये पता लगा सकता है कि वेदर द चाइल्ड इज़ हैविंग
ASD और नॉट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और नॉट। और उसके साथ हिस्ट्री कलेक्शन फ्रॉम केयर टेकर्स, पेरेंट्स और टीचर्स, केयर टेकर से या पेरेंट्स से या उनके टीचर्स से हिस्ट्री कलेक्ट किया जा सकता है बच्चे के बारे में। और असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स असेस करके भी इसका पता लगा सकता है। एंड ये डायग्नोसिस है, इट कैन बी दिस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कैन बी डिटेक्टेड एट 18 मंथ्स और इवन बिफोर दैट, 18 महीने तक इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, या तो उससे पहले भी इसे डिटेक्ट किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स और हिस्ट्री कलेक्शन एंड ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर, दिस कैन बी रूल्ड आउट। अब आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट एक्चुअली उसमें कोई क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट इज़ एंड द ट्रीटमेंट इज़ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड। सो हर एक बच्चे में वो अलग होगा, तो उस बच्चे के जो सिम्टम के अकॉर्डिंग, बच्चे के जो नीड के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होगा। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन देयर सिम्टम्स, सो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो डिफ़र होगा। अगर किसी का साइकोटिक फीचर्स है और उसको मैनेज करना है तो एंटी साइकोटिक्स दे सकता है, और एंटी डिप्रेशंस अगर डिप्रेशन के फीचर्स है तो ऑल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। और मूड स्टेबलाइजर्स अगर मैनिया के सिम्टम्स है, फीचर्स है तो मूड स्टेबलाइजर्स, और एंग्जाइटी के फीचर्स है तो एंग्जोलिटिक्स, और एपिलेप्सी वगैरह है तो एंटी एपिलेप्टिक्स। तो ये फार्माकोथेरेपी में ये सारे ड्रग्स है, इसको यूज़ किया जा सकता है जस्ट फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। So main therapies है, the therapies are aimed at helping the child to talk, walk and interact। तो इसमें बच्चे को ऐसे थेरापीज़ की ज़रूरत है जहाँ पे वो उस थेरापी के माध्यम से बच्चे को बात करने में और वॉक करने में, चलने में और इंटरेक्ट करने में, सोशल इंटरेक्शन में हेल्प करना होगा। ओके, फिर है स्पेशल स्कूलिंग। स्पेशल स्कूल्स में एडमिट किया जा सकता है, वहाँ पे भी उन्हें ट्रेनिंग मिलेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब से कुछ छोटे मोटे काम है वो सिखा सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग। और स्पीच थेरापी, जो क्योंकि मेन प्रॉब्लम है बात करने में, लैंग्वेज में और इंटरेक्शन में, सो स्पीच थेरापी मदद करेंगे। और साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग, अगर बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे या उस कंडीशन में साइन लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट कर सकता है, वो ट्रेनिंग दे सकता है। और सोशल स्किल ट्रेनिंग, जैसे सोशल इंटरेक्शन और सोशल रिलेशनशिप्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए सोशल स्किल्स ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है। तो मेन है द थेरेपी इज़ हेल्पिंग द चाइल्ड टू टॉक, वॉक एंड इंटरैक्ट। बाकी सिर्फ सिम्टम के अकॉर्डिंग है, तो ये दवाइयाँ भी तब देते हैं जब ज़रूरत हो तो, अदरवाइज़ चाइल्ड की जो ट्रीटमेंट है वो हाईली इंडिविजुअलाइज्ड है, तो उनको स्पेशल स्कूल की ज़रूरत होंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होंगे, स्पीच थेरापी की ज़रूरत होंगे, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग की ज़रूरत होंगे और सोशल स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत होंगे। तो ये सब था जो हमने आज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, उसके बारे में आज डिस्कस किया। तो इसके इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था, और फिर डेफिनेशन देखा था। इट इज़ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ ए डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। फिर उस पर ईटियोलॉजी हमने डिस्कस किया, फिर इसके मेन सिम्टम्स हमने डिस्कस किया। तो ये सब उसके मेन सिम्टम्स हैं, और उसके बारे में उसके डायग्नोसिस, कैसे इसको डायग्नोस किया जा सकता है, वो डिस्कस किया। अब उसके बारे में हमने डिस्कस किया था ट्रीटमेंट के बारे में, और हाईली इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है, सिम्टम के अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। एंड दैट्स ऑल अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर listening.